हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आप जिस भी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि मोस्टली सभी एग्जाम्स में आजकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर जिससे अब अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, रिटेन रहेगा आपकी स्टडीज जो भी आपने करी हैं, और साथ के साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और मैंने ये भी देखा है कि नॉर्सेट 8 के प्रीलिम में काफी सारे क्वेश्चंस जो है जो टारगेट हाई बुक है उससे भी आए हैं, और काफी सारे टॉपिक ऐसे आए हैं जो मैंने इन एमसीक्यूज में डिस्कस किए हैं। ये पार्ट 20 लेकर आई हूँ इस बार मैं, और ये भी क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से होने वाले हैं। टारगेट हाई बुक के एमसीक्यूज हैं। और शुरू करने से पहले मैं जो क्विज क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट वीडियो में, वो मैं रिपीट कर देती हूँ। और जिसने भी सही आंसर दिया है या जिसने भी आंसर दिया है उसका नाम भी मैं अनाउंस करूंगी। तो मेरा लास्ट वाला क्विज क्वेश्चन था, आफ्टर ए सर्जिकल प्रोसीजर स्टोकिंग्स आर यूजुअली यूज टू। जो सर्जिकल प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट के पैरों में स्टोकिंग्स क्यों पहनाई जाती हैं? ऑप्शंस दिए थे, ए था प्रिवेंट वेरिकोज वेन्स, बी प्रमोट वीनस रिटर्न टू हार्ट, सी प्रिवेंट मस्कुलर एट्रोफी, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो मेन कारण है स्टॉकिंग पहनाने का वो है बी ऑप्शन, प्रमोट वीनस रिटर्न टू हार्ट। सबसे पहला जो प्राइमरी फंक्शन होता है स्टॉकिंग का वो होता है जो हार्ट में ब्लड को पुश करना, मतलब वीनस रिटर्न को हार्ट की तरफ ले जाना। इससे क्या होता है, पैरों में ब्लड का एकोमुलेशन नहीं होता है और पूलिंग नहीं होती है, ताकि जो हमारी वेन्स है वो प्रॉपरली फंक्शन करें, हमारी आर्टरीज और वेन का फंक्शन प्रॉपर बना रहे और कोई वेरिकोज वेन वहां पे नहीं डेवलप हो। तो जो मेन फंक्शन है वही पूछा गया है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक जो संजय नागर 2203 ने जो ऑप्शन चुना है वो ए है, विच इज अनफॉर्चुनेटली इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन हमें बताना है और प्राइमरी फंक्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 1, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड्स रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस आर प्रिवेंटेड बाय। जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है उसमें रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमन हो जाती हैं, क्योंकि पेशेंट एम्बुलेटरी नहीं रहता है और बेड रिडन फॉर द टाइम बिंग, मतलब जब तक सर्जिकल उसका प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद रिकवरी हो रही है तब तक वो बेड में ही रह रहा है। इसीलिए क्या होता है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं, चेस्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ जाती हैं। तो इसमें ऑप्शंस दिया है इन्होंने, ए डीप ब्रीदिंग, बी कफिंग एक्सरसाइजेस, सी इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम ये सारी चीजें करेंगे, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डीप ब्रीथिंग भी करने को बोलेंगे पेशेंट को, कफिंग एक्सरसाइजेस भी बोलेंगे, और इंसेंटिव स्पायरोमेट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज करने में। और इसके साथ साथ अगर चेस्ट फिजियोथेरेपी दे रहे हैं या नेबुलाइजेशन कर रहे हैं तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है, जो कि करेक्ट है। Question number 2. Which of the following teaching approach is applied for a client with chest pain having emergency cardiac catheterization? एक क्लाइंट को इमरजेंसी कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है, उसको चेस्ट पेन हुआ था। इमरजेंसी कार्डियक कैथेटराइजेशन का मतलब है उसको स्टेंटिंग हुई है, मतलब स्टेंट डाला गया है। जो है जो कॉरोनरी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर स्टेंट डाला गया है। और तो इसमें जो नर्सिंग अप्रोच होगी वो क्या होगी, जो हेल्थ टीचिंग होंगी वो कैसे दी जाएंगी पेशेंट को। अप्रोचेस बताई गई हैं, पहला सेलिंग है, दूसरा टेलिंग अप्रोच, तीसरा ट्रस्टिंग अप्रोच, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। तो जब पेशेंट को ऑलरेडी चेस्ट पेन है और उसको कार्डियक कैथेटराइजेशन किया हुआ है तो जो है सेलिंग अप्रोच नहीं मायने रखती, क्योंकि सेलिंग अप्रोच में हम जैसे एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं मार्केटिंग में, आपने सुना होगा, तो उसकी सारी अच्छाइयां बताते हैं हम कि दिस इज पॉजिटिव पॉइंट फॉर दिस प्रोडक्ट और इसीलिए आपको ये खरीदना चाहिए। लेकिन इस केस में हम लोग सीधा पेशेंट को बताने वाले हैं कि आपको ये प्रॉब्लम, ये डूज हैं आपके लिए और ये डोंट्स हैं। तो इधर टेलिंग अप्रोच विल बी यूजफुल। ट्रस्टिंग अप्रोच यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रखती है अगेन, क्योंकि हमें हमें इस टाइम पे कोई ट्रस्ट डेवलप नहीं करना है पेशेंट का, लेकिन हमें उसको बताना है, क्योंकि दैट इज एन इमरजेंसी कंडीशन।
तो टेलिंग अप्रोच इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज इज यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज कब लगाते हैं हम पेशेंट को? जब भी कोई चेस्ट की सर्जरी होती है तो साथ में चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, कब कब लगता है? ऑप्शन दिए हुए न्यूमोथोरेक्स, बी इज प्लूरल इफ्यूजन, सी इज हीमोथोरेक्स एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। तो आई होप तीनों टर्म्स आपको क्लियर हैं। फर्स्ट इज न्यूमोथोरेक्स। जब न्यूमोथोरेक्स क्या होता है? ये वो कंडीशन होती है जब एयर लीक कर जाती है बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल। लंग से एयर लीक करती है और चेस्ट वॉल और लंग के बीच में एयर ट्रैप होती है, तो इसको बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। इस केस में भी हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगाते हैं टू रिमूव दैट एक्सेस एयर फ्रॉम द चेस्ट कैविटी। अब बी ऑप्शन है जो प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है? इसमें जो कुछ फ्लूइड है जो एकोमुलेट हो जाता है लंग्स एंड चेस्ट कैविटी के बीच में, तो उसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। उसके लिए भी हम वो फ्लूइड ड्रेन करने के लिए चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगाते हैं। देन हीमोथोरेक्स, इसमें क्या है? ब्लड का एकोमुलेशन हो जाता है बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट कैविटी, तो उसमें उसको भी ड्रेन आउट करने के लिए हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 4, स्लो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनजी ट्यूब हेल्प्स टू रिड्यूस। जो हम एनजी ट्यूब से, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है एनजी ट्यूब, जो हम राइल्स ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, जब हम राइल्स ट्यूब के थ्रू से फीड देते हैं पेशेंट को, तो हमें स्लो क्यों देना है? जेंटली स्लो क्यों फीड हमें देना है पेशेंट को? उसको पुश क्यों नहीं करना है? कभी कभी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स या जो इनिशियली जो नर्सेज काम करती हैं वार्ड में, वो क्या करती हैं, अगर फीड नहीं जा रहा है पेशेंट को तो वो सिरिंज और पिस्टन से उसको पुश कर देते हैं पीछे से। दैट इज टोटली इनकरेक्ट। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए फ्लैटुलेंस, बी डिस्टेंस, सी रीगार्जिटेशन एंड डी इनडाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा रीगार्जिटेशन। जब अगर हम पुश करेंगे फीड को तो फीड का जो है ना रीगार्जिटेशन हो सकता है। तो हमें प्रॉपर तरीका जो है फीड देने का वो यही है कि हमें पुश नहीं करना है, हमें प्रॉपरली स्लो तरीके से फीड देना है, एंगल बना के। जो पेशेंट का बेड है हमें 30 डिग्री रेज करके तभी फीड देना है। और बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर हमें जो है वाटर से फ्लश करना है ट्यूब को, एटलीस्ट 30 to 50 ml वाटर हमें देना है और फ्लश करना है बिफोर एंड आफ्टर द फीड। तो ये करेक्ट तरीका है फीड देने का, जो नेजोगैस्ट्रिक फीड और राइल्स ट्यूब फीडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 5, एंथेल्मिंथिक एनीमा इज गिवन टू। ऑप्शंस दिए हुए हैं, soften hard fecal matter, B is destroy intestinal parasites, C is remove flatus, D remove foreign particles from the large intestines। फ्रेंड्स, हेलमेंथ जो होते हैं वो वर्म्स होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं जो हमारी इंटेस्टाइन्स में होते हैं, जैसे टेप वर्म, राउंड वर्म एंड फ्लूक्स। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको पैरासाइट्स बोलते हैं और हेलमेंथ्स बोलते हैं। तो एंथेल्मिंथिक जो एनीमा होता है वो भी उन्हीं से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। डिस्ट्रॉय करना है हमें इंटेस्टिनल पैरासाइट्स को, तो हम एंथेल्मिंथिक एनीमा देते हैं पेशेंट को। अगर मैं एग्जांपल लूं एंथेल्मिंथिक एनीमा का, तो होगा मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल एक टाइप का एनीमा है जो हमें जब पेशेंट को देते हैं जब उसमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे राउंड वर्म, फ्लूक्स और टेपवर्म इन्फेक्शंस। और ये एक लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट है जो केवल उसी चीज को फोकस करती है जहां पे पैरासाइट्स हैं। अगर हम ओरल पिल्स देंगे तो वो पूरे हमारे सिस्टम को जो है पैरासाइट्स रिमूव करेंगे, लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर प्लेस के यानी इंटेस्टाइन्स के पैरासाइट्स रिमूव करने हैं तो हम एनीमा का यूज कर सकते हैं। और मेबेंडाजोल इज द वन विच कैन बी यूज्ड फॉर एंथेल्मिंथिक एनीमा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इवैक्यूएंट एनीमा। तो इवैक्यूएंट का मतलब है जो फीसिस को रिमूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो उसका क्या मतलब, कौन सा एनीमा होगा जो हमारे फीसिस को रिमूव करेगा, उसको बोलते हैं कोल्ड एनीमा। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, न्यूट्रिएंट एनीमा, सेडेटिव एनीमा, कोल्ड एनीमा, एनेस्थेटिक एनीमा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, कोल्ड एनीमा। इसमें क्या यूज करते हैं? इसमें जो है कूल वाटर यूज किया जाता है जिसका टेम्परेचर 21 से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है।
और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है बावल मूवमेंट को, जिससे कॉन्स्टिपेशन रिलीज होती है और जो इम्पैक्टेड फीसिस हैं वो ड्रेन आउट होती हैं। और प्लस ये हाई ग्रेड फीवर में भी, जब फीवर कम नहीं हो रहा होता है एंटीपायरेटिक्स से यानी पैरासिटामोल से भी, तो इस टाइप का एनिमा यूज हो सकता है हाई ग्रेड फीवर को कम करने के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कार्मिनेटिव एनीमा इज गिवन टू। कार्मिनेटिव एनीमा क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। कार्मिनेटिव एनीमा और भी बोला जाता है, जिसको एंटी स्पाज्मोटिक एनीमा बोलते हैं। ठीक है, जो स्पैज्म होता है लोअर एब्डोमेन में उसको रिलीज करने के लिए, और जो एयर ट्रैप हो गई है उसको रिलीज करने के लिए, फ्लेटस को रिलीज करने के लिए कार्मिनेटिव एनीमा दिया जाता है। तो कार्मिनेटिव एनीमा क्या होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, माइल्ड वार्म जो वाटर होता है, वार्म वाटर होता है, और माइल्ड सोप के साथ होता है। तो ये क्या करता है, ये जो गैस होती है, गैस ट्रैप हो जाती है स्मॉल इंटेस्टीन्स में, उसको रिलीज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, और उस केस में ये दिया जा सकता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए रिमूव गैस accumulation, बी डिस्ट्रॉय इंटेस्टिनल पैरासाइट्स, सी रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, एंड डी इंड्यूस स्लीप। तो ए इज द करेक्ट आंसर, रिड्यूस गैस accumulation. Question number 8, the procedure that involves into insertion of a tube through nose into the stomach is known as। तो फ्रेंड्स काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, नेजोगैस्ट्रिक इरिगेशन, बी नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, सी नेजोगैस्ट्रिक गैवाज, एंड डी एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। तो जब नोज के थ्रू से ट्यूब इंसर्ट करते हैं स्टमक तक, तो उसको नेजोगैस्ट्रिक ही बोलेंगे, ये तो क्लियर है। उसके बाद इरिगेशन तो नहीं है, हम वाटर या कोई फ्लूइड तो पास ऑन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उसको बोलेंगे नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। So B is the correct answer for question number 8. Question number 9. To avoid pulling the urinary catheter, nurse should tape the catheter on patients. जो urinary catheter होता है वो कहाँ पे टेप किया जाता है आफ्टर इंसर्शन, क्योंकि उसका पुलिंग हो सकता है अगर हम टेप नहीं करेंगे तो उसको। टेप मतलब कहाँ पे प्लास्टर से स्टिक किया जाता है, तो वो ऑप्शंस दिए हुए हैं, लोअर थाई, बी इज अपर थाई, सी इज हाइंड थाई एंड हाइंड लेग, एंड डी इज फुट। तो करेक्ट आंसर है अपर थाई में उसको स्टिक कर देते हैं हम लोग, ताकि उसका पुलिंग ना हो अननेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 10, द साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन इज। जो करेक्ट साइट है बोन मैरो एस्पिरेशन की वो कौन सी है? ऑप्शन ए इज इलियक क्रेस्ट, बी इज स्टर्नम, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। जो बोन मैरो एस्पिरेशन होता है वो या तो इलियक क्रेस्ट से लिया जाता है या स्टर्नम से लिया जाता है। ये दोनों साइट्स क्यों यूज की जाती हैं, क्यों प्रेफर की जाती हैं? जो इलियक क्रेस्ट होता है, सबसे पहले तो उसके बारे में बता दूं, क्योंकि ये इसका लोकेशन जो है अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई मेजर वेन होती है और ना कोई मेजर ब्लड वेसल होता है। तो टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन और मिनिमाइजिंग द कॉम्प्लिकेशन वी यूज दिस साइट इलियक क्रेस्ट। और जो स्टर्नम होता है, जो ब्रेस्ट बोन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसकी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम ये साइट चूज करते हैं। अगर पेशेंट इमोबाइल है तो ये बेस्ट साइट होती है टू एक्सेस इन द पेशेंट, जिसमें बोन मैरो एस्पिरेशन अप्रोप्रिएटली हो सकता है और किसी भी कॉम्प्लिकेशन के बिना, या रिस्क जो है कम रहता है। दो इलियक क्रेस्ट साइट इज मोर प्रेफर्ड ओवर स्टर्नम, क्योंकि स्टर्नम थोड़ा साइट जो है इलियक क्रेस्ट से ज्यादा मतलब रिस्की होता है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर पंक्चर हो जाए तो जो है लंग्स डैमेज हो सकती हैं हमारी, इसीलिए इलियक क्रेस्ट लिया जाता है स्टर्नम की जगह। बट यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन है वो करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रेफर्ड साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन इन चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में कौन सी साइट है? ऑप्शन दिए, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक क्रेस्ट। सारे ऑप्शन सिमिलर आपको लगेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। सी इज पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक क्रेस्ट एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इज द प्रेफर्ड साइट फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पे जो बैक ऑफ द हिप बोन होती है वही साइट होती है, जो प्रॉपर साइट होती है एस्पिरेशन की, वो इसीलिए प्रेफर की जाती है चिल्ड्रन में कि वहां पे कॉम्प्लिकेशन होने की जो है चांसेस काफी कम होते हैं, और लोकेशन जो है इस साइट का इजी हो जाता है चिल्ड्रन में।
क्वेश्चन नंबर 12, द प्रेफर्ड साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन इन ओबीस पेशेंट। अगर पेशेंट ओबीस है तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, वो इलियक क्रेस्ट है जो वो नहीं प्रेफर की जाती है, बल्कि एंटीरियर इलियक क्रेस्ट जो है प्रेफर की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, एंटीरियर इलियक क्रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंक्लूड। ऑप्शंस दिए हुए, ए एनाफाइलेक्टिक शॉक, बी इज फ्लूइड ओवरलोड, सी इज हीमोलाइटिक रिएक्शन एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक भी हो सकता है पेशेंट को अगर रिएक्शन हो जाए ब्लड से। बी जो है फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता है अगर हम एकदम से जो है ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देते हैं विदाउट नोटिंग द टाइम। बहुत फास्ट ट्रांसफ्यूजन होता है तो फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, और बहुत ज्यादा वॉल्यूम का ट्रांसफ्यूजन होता है तो फ्लूइड ओवरलोड डेफिनेटली हो सकता है। एंड हीमोलाइटिक एनीमिया भी, हीमोलाइटिक रिएक्शन भी हो सकता है अगर हम मान लो किसी पेशेंट को रॉन्ग ब्लड ग्रुप चला गया है गलती से, तो वहां पे हीमोलाइटिक रिएक्शन होना संभावित है। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रोंकोस्कोपी इज परफॉर्म्ड फॉर ऑल ऑफ द पर्पस फॉलोइंग पर्पसेस एक्सेप्ट। ऑप्शंस दिए हुए हैं, टू व्यू एबनॉर्मलिटीज ऑफ द एयरवे, B is to obtain tissue specimens of the lung in a variety of disorders, C to remove secretions, blood or foreign objects lodged in the airway, and D to obtain accurate measurement of the oxygen saturation levels। यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता दूं कि जो ऊपर के 3 पॉइंट है वो करेक्ट है, लेकिन टू ऑब्टेन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स हम नहीं परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग ब्रोंकोस्कोपी, क्योंकि हम वहां से एबनॉर्मलिटीज फाइंड करते हैं। कोई अगर फॉरेन बॉडी लॉन्च हो गई है वहां पे तो उसको रिमूव करते हैं, या ब्लड सीक्रेशंस वगैरह रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सैचुरेशन नहीं देखते हैं हम। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 15, a colostomy in the right side of the colon is known as dry colostomy, wet colostomy, double barrel colostomy, loop colostomy। जब राइट साइड में कोलोस्टमी होती है तो असेंडिंग कोलोन में होती है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टीन के पार्ट होते हैं ना, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलोन, उसमें से अगर कोलोस्टमी असेंडिंग कोलोन में होती है तो वो राइट कोलोस्टमी मानी जाती है, राइट साइडेड। और वो वेट कोलोस्टमी होती है तो वहां, क्योंकि अब रीजन सुन लो, क्योंकि वहां पे जो फीकल मैटर होता है मोर ऑफ द लिक्विड काइंड का होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं हुआ होता है, तो इसलिए असेंडिंग कोलोन यानी राइट साइड की कोलोस्टमी को हमेशा वेट कोलोस्टमी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, क्वेश्चन नंबर 16 में बताऊंगी इधर, ए कोलोस्टमी इन द लेफ्ट साइड ऑफ द कोलोन, जब लेफ्ट साइड में कोलोस्टमी होती है तो या तो डिसेंडिंग कोलोन में होती है या सिग्मोइड कोलोन में होती है, जो कि लास्ट पार्ट होता है कोलोन का, लार्ज इंटेस्टीन का। तो अगर इन दोनों में से कहीं पे कोलोस्टमी होती है, मतलब लेफ्ट साइड पे होती है, तो उसको ड्राई कोलोस्टमी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जो फीकल मैटर है वो प्रॉपरली फॉर्म्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, जितना वाटर रिटेन करना होता है बॉडी को वो कर चुकी होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ड्राई कोलोस्टमी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ द कोलोन इज प्रेफर्ड साइड फॉर परमानेंट कोलोस्टमी। जब हम परमानेंट कोलोस्टमी करते हैं तो प्रेफर्ड साइड कौन सी रहती है साइट। तो जब परमानेंट कोलोस्टमी की जाती है उस टाइम पे ये देखा जाता है कि जब फीसिस प्रॉपरली फॉर्म्ड हो जाते हैं उसी में से ही आउटलेट बने, तो सिग्मोइड कोलोन होता है हमारा, जो लास्ट पार्ट होता है बिफोर रेक्टम, वो बेस्ट साइड होती है कोलोस्टमी की, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते जो फीसिस होती है प्रॉपरली फॉर्म्ड हो जाती हैं। तो सिग्मोइड कोलोन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, while performing colostomy irrigation, what is the maximum height at which fluid container can be kept। हमारा जो fluid container होता है वो कितनी हाइट पे हमें रखना है for colostomy irrigation। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जब भी इरिगेशन करते हैं तो जो फ्लूइड फ्लो होता है वो रैपिड नहीं होना चाहिए, जो फ्लूइड फ्लो होता है वो जेंटल होना चाहिए, और इसीलिए जो एक हाइट होती है वो एक कंफर्टेबल हाइट मेंटेन करी जाती है, जिससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो, क्रैम्पिंग ना हो। अगर बहुत रैपिडली जो है फ्लूइड फ्लो करेगा तो उससे क्या होगा, पेशेंट को अचानक से क्रैम्प शुरू हो जाएंगे और डिस्कम्फर्ट शुरू होगा। तो इसको रोकने के लिए, हम मसल्स को रिलैक्स करने के लिए जो है हम जो हाइट है वो प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, जो 45 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो 30 टू 45 45 टू 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जो 18 टू 20 इंचेस भी बोलते हैं। तो कोलोस्टमी जो हमारी होती है उससे हमें 45 टू 50 सेंटीमीटर तक वो रख लेना है।
तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। Question number 19. Length of the catheter needs to be inserted into the stoma while performing colostomy irrigation. जो हम कैथेटर यूज करते हैं उनको स्टोमा में डालने के लिए while performing colostomy irrigation, तो हमें लेंथ कितनी रखनी है उस कैथेटर की? तो करेक्ट आंसर है 10 सेंटीमीटर। तो कम से कम 10 सेंटीमीटर तक हमें इंसर्ट करना है कैथेटर को स्टोमा के अंदर, ताकि कोई लीकेज ना हो। अगर हम 10 सेंटीमीटर से कम करें यानी 5 सेंटीमीटर तक करते हैं तो जो है प्रॉपरली कैथेटर इंसर्ट नहीं हो पाएगा स्टोमा के अंदर और लीकेज हो सकती है इरिगेशन फ्लूइड की। अगर हम ज्यादा इंसर्ट कर देंगे, जैसे मान लो 20 सेंटीमीटर तक हमने इंसर्ट कर दिया है कैथेटर, तो इससे क्या होगा, जो पेशेंट है उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा और जो हमारी म्यूकोजल लाइनिंग है लार्ज इंटेस्टीन की, वहां पे भी इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें जो है अप्रोप्रिएटली 10 सेंटीमीटर तक कैथेटर को इंसर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग एडवाइसेस इज गिवन टू ए क्लाइंट विद प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो अगर फ्रैक्चर हुआ है पेशेंट को या पेशेंट को प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया गया है कि जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो इसके लिए हम क्या पेशेंट को एडवाइसेस देंगे? ऑप्शंस दिए हैं। ए, एलिवेट द कास्टेड एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी को एलिवेट कर लेना है, डेफिनेटली करना चाहिए। बी, कास्ट शुड नॉट बी वेट, ऑफ कोर्स अगर वेट हो गया तो वहां पे इंफेक्शन हो जाएगा, स्किन का इंफेक्शन हो जाएगा और फिर हमें प्लास्टर को काटना पड़ सकता है। देन सी, मूव द डिजिट्स। यहाँ पे जो मूव द डिजिट्स बोला गया वो फिंगर्स और टोज को बोला गया है, तो हमें डेफिनेटली फिंगर्स को मूव करना है वाइल इन द प्लास्टर। देन ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। Question number 21. A procedure used to visualize and examine the female pelvic organs through the vagina is known as. जब फीमेल का जो है पेल्विक ऑर्गन्स को विजुअलाइज करना है हमें वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू से, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस दिए हैं। लेप्रोस्कोपी, ए, बी इज कल्डोस्कोपी, सी इज गैस्ट्रोस्कोपी एंड डी इज एंडोस्कोपी। तो करेक्ट आंसर है कल्डोस्कोपी। कल्डोस्कोपी में क्या करते हैं, पेशेंट फीमेल पेशेंट के लिए होता है और पेल्विक ऑर्गन को विजुअलाइज करने के लिए होता है। पेल्विक ऑर्गन क्या हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज। तो इसमें क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स द इंसर्शन ऑफ ए थिन लाइटेड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कल्डोस्कोप। हम इंसर्ट करते हैं वेजाइना के थ्रू से और पेल्विक कैविटी को विजुअलाइज करते हैं। लेप्रोस्कोपी में तो हम क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन करते हैं, तो that is a different thing. Gastroscopy में a medical procedure that uses a flexible endoscope to examine the inside of the stomach and upper digestive tract, तो ये भी अलग है। एंडोस्कोपी क्या होता है? एंडोस्कोपी में अगेन मेडिकल प्रोसीजर विच यूज अ थिन एंडोस्कोप टू विजुअलाइज द गैस्ट्रिक ऑर्गन्स। तो ये सारी चीजें अलग है। कल्डोस्कोप जो है मेन यहाँ पे आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का, जिसमें फीमेल पेल्विक ऑर्गन्स देखते हैं थ्रू कल्डोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 22. एंट्रोस्कोपी इज ए विजुअलाइजेशन ऑफ। एंट्रोस्कोपी क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ मैक्सिलरी साइनस को विजुअलाइज करती है या बोन्स को करती है या फिर स्टमक को करती है, एंड डी इज होलो ऑर्गन्स को। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए, मैक्सिलरी साइनस को विजुअलाइज करते हैं एंट्रोस्कोपी में। Question number 23. In barium swallow, the type of barium used is, first is A, barium sulfate, B, barium metabisulfate, C, barium bromides and D is barium citrate. तो बेरियम स्वेलो में हम यूज करते हैं बेरियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 24. रेडियोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइनल कोड यूजिंग कॉन्ट्रास्ट डाई इज रेफर्ड टू एज A, myelography, B, electromyelography, C, myography and D is टोमोग्राफी। तो स्पाइनल कोड के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो है माइलोग्राफी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25. ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इज। ए दिया हुआ है ड्रॉ ए सैंपल फ्रॉम द पेशेंट बिफोर ईच यूनिट इज ट्रांसफ्यूज्ड। B, maintain patency of IV catheter with dextrose solution. C, warm the blood to body temperature to prevent chilling. And D, start the blood transfusion at a lower rate during the first few minutes. So यहाँ पे D is the correct answer. Start the blood transfusion at lower rate during the first few minutes.
Question number 26. Tube insertion into the rectum for expulsion of gas is also called as A is flat tube, B is enema tube, C is Ryle's tube and D is rectal tube. So यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है. ये फ्लैट ट्यूब नहीं है, आई एम सॉरी, दिस इज फ्लेटस ट्यूब. तो गैसेस को एक्सपल्जन करने के लिए गैसेस का फ्लेटस ट्यूब के नाम से जो ट्यूब आती है वो इंसर्ट की जाती है. क्वेश्चन नंबर 27. क्लीनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड इज परफॉर्म्ड इन डैश डायरेक्शन. ऑप्शंस दिए इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, divide the wound into equal half and clean each half, and D is all of the above. तो करेक्ट आंसर है इनर टू आउटर. अगर क्लीन सर्जिकल वुंड है तो हमें इनर से आउटर की तरफ हमें क्लीन करना है, क्योंकि इनर पार्ट हम मोस्ट क्लीन समझते हैं और आउटर पार्ट हम डर्टी समझते हैं, इसलिए हमें क्लीनेस्ट पार्ट से डर्टीएस्ट पार्ट की तरफ जाना होता है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. Solution used for bladder irrigation is or are correct. First is distilled water and normal saline. B is sodium nitrate 1:8,000. And C is 2% boric acid and D is all of the above. तो यहाँ पे सारे solution bladder irrigation के लिए use होते हैं, तो all of the above will be the correct answer. Question number 29. Eye irrigation is performed using, कौन सा सोल्यूशन यूज होता है आई इरिगेशन के लिए? ए इज नॉर्मल सलाइन, बी इज 2% बोरिक एसिड, सी इज 1% सिल्वर नाइट्रेट एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 30 जो है मैं क्विज क्वेश्चन के रूप में दूंगी आपको. ये आपको आंसर करना है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करेक्ट आंसर और आपका नाम भी अनाउंस कर दूं. क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग आई इरिगेशन प्रोसीजर. ऑप्शंस दिए हैं ए यूज स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, बी irrigate less infected eye first than more infected eye, C irrigate from inner canthus to the outer canthus, and D fluid flow should be allowed to fall directly into the cornea. तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है. प्लीज कमेंट फॉर दिस आंसर, क्योंकि इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आप रेडी हो जाओगे अपने आप को नेक्स्ट एग्जाम के लिए. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स. मैं आपको बोलूंगी आप शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा. मतलब मैं ये बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं टारगेट हाई के क्वेश्चन. तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए. चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम. थैंक यू, बाय बाय.